नाज़रीन, राहत गिशकोरी का इस्लामाबाद से इस्लाम पहुँचे 3 इम्पोर्टेंट स्टोरीज आप लोगों को देनी है। पहली स्टोरी ये है, मलिक रियाज और बहरिया टाउन के एक दरीना साथी आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA की टीम ने उनको गिरफ्तार किया है। दूसरी स्टोरी ये है कि क्या कर्नल खलील, जिनकी ज़मानत हो गई थी, बहरिया टाउन के वो डेप्यूटी चेयरमैन थे, वो कहाँ हैं? पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं? इम्पोर्टेंट स्टोरी है, मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। दूसरी स्टोरी, थोड़ी देर पहले मुझे एक क्रेडिबल सोर्सेज से पता चला है कि जनरल फैज़ हमीद, जिनका केस बड़े अहम मोड़ पे है, इस केस में जो एक्यूज्ड और भी कुछ पकड़े गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसमें 3 अहम एक्यूज थे, उनकी रिहाई हुई है। यानी कि वो कस्टडी में थे। पाकिस्तान आर्मी की जो आर्म फोर्सेस हैं, उन्होंने कस्टडी में लिया था, जिसमें एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी थे और एक रिटायर्ड मेजर थे और दूसरे जनरल फैज़ के साथ काम कर रहे थे, वो भी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे। तो इनकी रिहाई हुई है, केसेस उनके चल रहे हैं। इसका मतलब है कि एक बड़ी पेशरफ्त इस केस में होने वाली है आगे जाके। इस पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और तीसरी स्टोरी, एक सेलुलर कंपनी जो कि जैज़, वो पाकिस्तानी जो उनके कस्टमर्स हैं, उनसे अरबों रुपए लूट रही थी। एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई है, उसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तानी इदारा जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उनके भी कुछ अफराद सेलुलर कंपनी के साथ मिले हुए थे और हर आदमी से जो उनका कस्टमर है, जैज़ का जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, सिम इस्तेमाल कर रहा था, उनकी जेबों से अरबों रुपए निकल गए हैं। वजह क्या है? डिटेल देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको डिटेल स्टोरी देने वाला हूँ। अब पहली स्टोरी, जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है, मेरे पास क्रेडिबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है कि बहरिया टाउन के केस में एक शख्सियत जो कि मलिक रियाज के बड़ी करीब थी और बहरिया टाउन के, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। FIA की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसने ये गिरफ्तारी की है। इसको पहले गिरफ्तार किया गया था, जो कि 2 हफ्ते पहले मेरे पास ये मालूमात आई हैं, लेकिन उनकी अदालत से रिहाई हो गई थी, अदालत से ज़मानत ले ली थी। इस मुल्ज़िम का नाम है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, नवीद सती, जो कि सती अ, एक नवीद कियानी, जो कि कियानी फैमिली इम्पोर्टेंट फैमिली है रावलपिंडी की। इस फैमिली से, ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहरिया टाउन में काम करते थे और इसके अलावा वो जो कि दूसरे काम हैं जुड़े हैं बहरिया टाउन से, उन पर इल्ज़ामात दिए थे कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। उन पर एक मुकदमा था, गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन उसके बाद किसी तरीके से उनकी ज़मानत हो गई थी अदालत से। लेकिन FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस नवीद कियानी की दोबारा गिरफ्तारी की और इस बार ये कहा जा रहा है कि एक और बड़ा केस है, जिसमें मुबैना तौर पर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया है। अब उनको अदालत में पेश किया जाएगा। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है बहरिया टाउन के केस से रिलेटेड, क्योंकि बहरिया टाउन से जुड़े हुए जो 12 से ज़ायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, या दूसरी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं बहरिया टाउन की, इसमें कर्नल खलील की भी ज़मानत हो गई है। इसका मतलब है कि ये एक बड़ी पेशरफ्त थी। कर्नल खलील डेप्यूटी चेयरमैन थे बहरिया टाउन के, जिससे अब 3 दिन हो चुके हैं, उनकी ज़मानत हो गई है, लेकिन कर्नल खलील के अभी जो फैमिली ज़राए बताते हैं, वो घर पे यहाँ मौजूद नहीं है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अब ये नहीं मालूम कि कर्नल खलील, मेरे पास ये मालूमात थी कि उन्होंने फैसला किया था कि वो रियासती इंस्टीट्यूशन को बहरिया टाउन के केस में मदद करेंगे। इस वजह से उनकी ज़मानत हुई थी और एक सोर्स ने मुझे ये भी बताया था कि वो अप्रूवर बन गए हैं। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं था कि वो अप्रूवर बने हैं
ان کے سلطانی گواہ بن گئے ہیں ملک ریاض کے خلاف یا بحریہ ٹاؤن کے اس کیس میں، یا ان کی ضمانت ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ نیگوسیشن کرواتے ہیں ملک ریاض کے درمیان اور حکومت کے اداروں کے درمیان ایک برج کا رول پلے کریں. اس پر بڑی اہم پیش رفت ہے. ان کے خلاف امپورٹنٹ کیسز ہیں. نیب بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور نیب بھی گرفتاری کر سکتا ہے کرنل خلیل کی. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کرنل خلیل ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک ریاض سے کے ساتھ مل بیٹھیں، ان سے بات کریں اور کوئی میڈیٹو درمیانی راستہ نکالیں جس سے بحریہ ٹاؤن کی پوری جو سرمایہ کاری ہے، ان کا نظام جو ہے وہ مفلوج ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ملک ریاض آنے والے 48 گھنٹے میں کوئی اہم بیان دیں اور کچھ ایسی پیش رفت ہو جس سے بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے پاکستان میں کوئی ٹرسٹ بلٹ ہو. ایک بڑی اہم پیش رفت ہے. اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے ڈیٹیل میں میں ساری چیزیں شیئر کروں. میں دوسری سٹوری کی جانب بڑھتا ہوں. وہ سٹوری جنرل فیض حمید کے حوالے سے. جنرل فیض حمید کا 1 سال ہو گیا ہے، ٹرائل چل رہا ہے. 12 اگست 2024 کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا. ان کے کئی ساتھیوں کو، بالخصوص 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئرز کو، جو کہ بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم، جو ان کے ساتھ کام کر چکے تھے. سابق وہ پاکستان کی ٹاپ اسپائی ایجنسی میں بھی کام کر چکے ہیں. ان کو پوچھ گچھ کے لیے بھی ڈیٹین کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور ان کے ساتھی جو ان کے پی ایس کے طور پر بھی کام کر رہے تھے، ان کو بھی کسٹڈی میں لیا گیا تھا. کئی اور شخصیات کو جو سویلین تھی، ریٹائرڈ آرم فورسز سے ان کا تعلق تھا. براڈر انویسٹیگیشنز، انکوائری، پوچھ گچھ اور جنرل فیض سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ان کے ساتھ کرتے دھرتا تھے ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے. آج مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا ہے کریڈیبل سورسز سے جو جنرل فیض حمید کی فیملی کے قریب ہیں، انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا تھا یا گرفتار کیا گیا تھا جنرل فیض حمید کے ساتھ، ان کو رہا کر دیا گیا ہے. ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن وہ پاکستان میں موجود ہیں اور تعاون کر رہے ہیں پاکستان آرم فورسز کی اس انکوائری کمیٹی کو. جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے، ان پر کیسز بھی جاری ہیں، انکوائری اور انویسٹیگیشن بھی، لیکن وہ اب تحویل میں نہیں ہیں، ان کو رہائی ملی ہے. تو یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے. اگر ایسا ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ آرم فورسز کا موقف اس پہ آئے، کیونکہ یہ ایک بڑی اہم پیش رفت تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں پوچھوں اس آن گوئنگ کیس کا. اس ٹرائل کا کیس ہے، اس کو ہم کور کر رہے ہیں ایز اے جرنلسٹ. جنرل فیض حمید جو ہیں اپنی فیملی سے بھی مل رہے ہیں، اپنی وکلا ٹیم سے بھی مل رہے ہیں. ان کے ایک وکیل جو ملک سے باہر تھے وہ واپس آ گئے ہیں. اپنا کام انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا ہے. میاں علی اشفاق نے، جو کہ ایک اہم وکیل ہیں، ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، جنرل فیض حمید کا کیس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو کیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنا موقف رکھا ہے، اور قمر معیز کے فیملی نے بھی، اور جو کمپلیننٹ ہیں انہوں نے بھی اپنا موقف رکھا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے علاوہ مختلف جو پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین تھے، کچھ سابق سویلین افسران بھی تھے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے. کچھ پٹواریوں سے بھی، تحصیلداروں سے بھی، اور کرنل خلیل سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ. تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے جنرل فیض کے کیس میں. میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جنرل فیض کا کیس بہت اس پہ فیصلہ آ سکتا ہے کسی بھی وقت بھی. تو یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہوگا جس پر پورے پاکستان کی نظریں ہیں، جو عمران خان پر بھی امپیکٹ ڈال سکتا ہے، سابق وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں ہیں، جن کے کیسز بھی چل رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست پر بھی، اور ظاہر ہے خود پاکستان آرم فورسز کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کے ریٹائرڈ جنرلز کے حوالے سے جو کیسز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک پہلی انسٹنس ہے. کیونکہ کئی پہلے 2 اسٹار 3 اسٹار جنرل کی کورٹ مارشل ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ ایک یونیک کیس ہے جس کو 1 سال ہو گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس پہ فیصلہ کیا آتا ہے. لیکن جنرل فیض کی طبیعت بالکل صحیح ہے، وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ان کی ٹیم بھی پلیڈ کر رہی ہے. اس سے پہلے یہ بھی اطلاعات تھی کہ اسٹار وٹنس کے طور پر
इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको भी टेस्टिफाई किया जा सकता है। अब देखना है कि वो इसमें पेश होते हैं या नहीं। मेरी इत्तलात है कि इमरान खान का तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश की है पूछूं उनसे कि उनका ज़ाती मामला है कि वो पेश होंगे इस केस में अगर बुलाया जाता है या नहीं। उनके वकील इस पर कोई बात नहीं कर रहे, लीडरशिप भी यही कह रही है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से मुझे एक ज़राए ने बताया है कि अगर उनको बुलाया जाता है इस केस में या किसी भी अदालत की जानिब से, वो इसमें पेश होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, मैंने आपको देनी थी। मैं तीसरी स्टोरी की जानिब बढ़ता हूँ और बड़ी अहम स्टोरी है। एक सेलुलर कंपनी है पाकिस्तान में, जैज़, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है अगर आप कहें, जो मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज देती है। 7 करोड़ 30 लाख लोग उनके यूज़र हैं, कस्टमर्स हैं, और ये पाकिस्तान की 37% शेयर वो होल्डिंग कंपनी है। जो टेलीकॉम सेक्टर है पाकिस्तान का, 1100 अरब रुपए की कारोबार करता है। इस कंपनी ने 6 अरब 58 करोड़ रुपए कस्टमर से लूटे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ लूटे हैं क्योंकि नाजायज़ पैसे निकाले हैं उनकी जेब से। पाकिस्तान में आप सुनते रहे होंगे शुगर मिल मालिकान, जो सट्टा माफिया है, घी की का कारोबार करने वाले शख्स हैं, फर्टिलाइज़र की कंपनियां हैं कुछ, वो हमेशा आवाम की जेब से गैर कानूनी खरबों रुपए निकालते रहे हैं। अभी भी इनके खिलाफ केसेस हैं, मैं स्टोरीज भी करता रहा हूँ, आप बैक टू बैक मेरी स्टोरीज देखते रहें। ये सेलुलर कंपनीज भी इसमें पीछे नहीं रही। एक कंपनी जो कि जैज़ का नाम आया है ऑडिट रिपोर्ट में, 6 अरब 58 करोड़ रुपया जेब से निकाला है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के कुछ अफसरान मुबैना तौर पर मिले हुए हैं जैज़ के साथ मिलके। मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें पाकिस्तान की दो कम से कम 24 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं, आपको पता है, सेलुलर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और इतनी ही सिमें हैं, बल्कि इससे ज़्यादा 2-2 लोगों के पास सिमें हैं, 4 सिमें भी लोग रख सकते हैं। और इसमें जो मेजर शेयर होल्डर कंपनी है जैज़, इस कंपनी ने आवाम की जेब से, अपने कस्टमर की जेब से पैसे निकाले हैं मंथली जो सुपर डुपर पैकेजेस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पैकेज जो है वो आवाम के लिए 739 रुपये मंथली पैकेज था, तो जैज़ ने 953 रुपये काटे हैं उनके। अगर कोई 1652 रुपये का पैकेज था, वो एक्स्ट्रा पैसे आवाम की जेब से निकाले हैं, जिससे ये 2023-24 की बात है। जैज़ एक कंपनी जिस पर 22 अरब रुपए का एक केस भी है, जो कि टैक्स चुराने का, टैक्स फ्रॉड का केस है, मुबैना तौर पर अदालत में है ये। और ये कंपनी 1.3 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करती है पाकिस्तान से, यानी कि आप यूं समझिए 400 अरब रुपए से जायद का। लेकिन हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है ये अनरेगुलेटेड जा रहा है, इस पर कोई चेक नहीं है खास। ये आवाम की जेबों से अरबों रुपए निकाल रहे हैं, और ये जुल्म है आवाम की, गरीब आवाम जो पाकिस्तान की सेलुलर कंपनी की मोनोपोली है पाकिस्तान में। और पीटीए जो रेगुलेट करता है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसके डीजी के खिलाफ एक केस भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान के खिलाफ ये केस है। अब देखना है उस पर फैसला क्या आता है। लेकिन पीटीए के खिलाफ यहाँ पर पीटीए ने कोई जवाब नहीं दिया है खास, ना ही सेलुलर कंपनी ने ऑडिट की टीम को, जो स्पेशल ऑडिट टीम थी, उन्होंने ये ऑडिट किया है। उन्होंने कैटेगोरिकली इसमें लिखा है कि ये एक जुल्म है कस्टमर पर। ये 2 स्पेसिफिक पीरियड्स में एडजस्टमेंट पैसे करने की कोशिश की गई थी, आवाम की जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकाले गए। जब मामला ऑडिट टीम ने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी के सामने रखा, जो कि 26 दिसंबर 2024 को हुई थी, और पीटीए को डायरेक्ट किया गया था कि ये टैरिफ रिवीजन के हवाले से जैज़ की आपने इजाज़त दी है कि आप पैसे
या टैरिफ बढ़ा सकते हैं, और आवाम की जेब से पैसे निकल रहे थे, आपने इस पर देखा नहीं। क्यों नहीं देखा है इस पर? मैं दूसरे 190 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 19 करोड़ अगर आप देखें, ये बताना ज़रूरी है। नेशन वाइड टेलीकॉम सेक्टर अगर आप देखें तो, और ये जो जायज़ है उसकी कमांड है 40% या 37%, जिसका मैंने आपको बताया। और ये इस पर जायज़ का क्या मौक़िफ़ है, ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने लिखा कि जी ये एक रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट एंटिटी है, और जायज़ का ये भी कहना है कि पाकिस्तान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ये और टैरिफ जो हैं वो पीछे फॉर्मल अप्रूवल ली जाती है कानून की रोशनी में। और ऑब्जर्वेशंस उनकी ये हैं कि पाकिस्तान टेलीकॉम जो है वो ऑडिट टीम 2024-25 है। हमारा ये कॉन्फिडेंट है कि लॉफुली हम एक्ट कर रहे हैं और फुली अलाइंड हैं पीटीए के रूल्स और रेगुलेटरी अथॉरिटी से। लेकिन ऑडिट टीम ये कहती है कि कोई फॉलो लॉज नहीं किया जा, वायलेट किए जा रहे हैं, आवाम की जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकाला जा रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कस्टमर्स को बताना ज़रूरी है कि आपकी जेब से ये टेलीकॉम कंपनीज कैसे पैसे निकालती हैं। और यहाँ जायज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मौक़िफ़ उनका मैंने सामने रखा है। पीटीए का मौक़िफ़ ये है कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं और इसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे ऑडिट टीम के कहने पर। लेकिन ओवरऑल जो उनका रिस्पॉन्सिबल रवैया ये बताता है कि वो इतने लीनियंसी शो कर रहे हैं इन टेलीकॉम सेक्टर में बिजनेस लाने के लिए, या कुछ अफसरान मिले हो पीटीए के। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।